Good morning, class 8th. I hope you are okay and be safe at your home. Okay, in this video, I will teach you civics chapter number 1, our constitution. Our constitution means हमारा संविधान, यानी कि इस चैप्टर में हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू वांट टू नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Okay, I'm just giving you a simple definition of constitution. That is, a written document in which we find such rules is called a constitution. मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसी बुक है जिसमें कि हम सारे रूल्स जो है उसमें पाएंगे कि किस किस तरीके से हमारी कंट्री को गवर्न करना है, कैसे हमारी कंट्री को चलाना है. ओके, एंड इन अदर वर्ड्स the constitution is just a body of laws according to which our country is governed. Simply इसकी एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए संविधान जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्या है कि अगर मान लो कि बहुत सारे रूल्स और जितने भी रूल्स हैं वो सारे हमको एक संविधान जो है इस बुक में सारे रूल्स लिखे होते हैं किसी भी कंट्री को, सिर्फ इंडिया में ही नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक गेम का देते हैं. जैसे मान लो कि हम जो है फुटबॉल मैच प्ले कर रहे हों, ठीक है. अब उसमें क्या है कि फ़ुटबॉल आप सबको पता है, आप सब लोग प्ले भी किए होंगे. और जो है कि उसमें क्या है कि हम बॉल को हैंड से टच नहीं कर सकते हैं. अगर हमने उस बॉल को हैंड से टच किया, इसका मतलब क्या है कि वो हमने उस गेम के रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है. तो अब क्या है कि अगर मान लो हम जो कि पैर से मार रहे हैं उसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से उसको टच कर रहे हैं, बॉल को हेड से मार रहे हैं या कैसे भी, तो वो उस गेम का रूल नहीं है. तो ठीक वैसे ही अब क्या ये नियमों का उल्लंघन होगा उस गेम के. तो सिमिलरली हमारी जो कंट्री है उसको रन करने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सारे वो रूल जो हैं वो लिखे होते हैं कि कैसे हमारी कंट्री को रन करना है. इसमें सारे रूल्स written record इसमें है. अच्छा, so in this chapter we will study some topics. Here is given some topics which we study in this chapter, and the topic number 1 is the Constituent Assembly. Constituent Assembly means क्या होता है? संविधान सभा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं. अब देखिए क्या है कि हमारा ये संविधान है, अब इस संविधान को बनाना है, इतनी बड़ी कंट्री को रन करना है, तो कैसे जो है उसके लिए हमको सबसे पहले एक सभा बनाई गई, ठीक है, संविधान सभा, ताकि उसके द्वारा संविधान को लिखा जाए. जैसे क्या है कि मान लो कि हम जो है हमारा जो स्कूल, आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो कि उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपके मैनेजर सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वाइस प्रिंसिपल सर हैं, अब बहुत सारे और भी लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनके द्वारा जो है पूरे स्कूल को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जाता है, ठीक है. तो सिमिलरली हमारे संविधान को बनाने के लिए भी संविधान सभा का निर्माण जो है वो किया गया, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बारे में. अब हम संविधान जो है जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है, ये संविधान क्यों बनाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इसमें ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि संविधान में आखिर क्या लिखा हुआ है, ऐसी ये कौन सी बुक है. नेक्स्ट टॉपिक द प्रियम्बल. प्रियम्बल यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना. इसे हम द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान की आत्मा, ठीक है. अब देखो क्या है कि जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई भी बुक रीड करते हैं, तो उस बुक का जैसे फर्स्ट पेज जो होता है, फर्स्ट पेज जैसे आपके इस बुक में भी देखो दिया हुआ है, इस बुक का ये जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, इसको अगर हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. ओके, तो सिमिलरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी जो फर्स्ट पेज यानी कि जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में बताया गया कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है. अगर हम कहते हैं कि संविधान को अगर हमें समझना है, सबसे पहले हमको इस प्रियम्बल को समझना पड़ेगा. प्रियम्बल आपका जो है इस बुक में यहाँ दिया हुआ है, जो आप अभी आगे पढ़ने वाले हो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डेमोक्रेसी. एज यू नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अब इसे डेमोक्रेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक यानी कि इसका मतलब होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र बोल सकते हैं, लोकतंत्र बोल सकते हैं, ठीक है. अब देखिए इसको
इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है इनडायरेक्टली क्या है, हम रूल करते हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट को हम चुनते हैं। अब कैसे हम चुनते हैं, हम उनको वोट करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि इंडिया में जितने भी 18 ईयर्स के जो व्यक्ति हैं या 18 ईयर्स से एबव जो व्यक्ति हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, क्या उनको राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार है। ठीक है, अब वो वोट किसको देते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट बनानी होती, जब भी गवर्नमेंट बनानी होती है तो इलेक्शंस होते हैं, उसमें हम लोग वोट करते हैं, तब जा कर के हमारे यहाँ गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि हम आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है धर्म चुनने की स्वतंत्रता है। ये हमारा संविधान जो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकता है। इक्वालिटी यानी समानता, ये तो आपको पता ही है। यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून की नज़र में हर व्यक्ति हमारे यहाँ क्या है, वो एक बराबर है। एक बराबर कहने का मतलब है कि वो जो है चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसको जो है जाति धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा हमारा संविधान हमें बताता है। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो है आप जानते हो कि बहुत सारे जो है जब हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उसके पहले क्या था कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी बुराइयाँ थी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जिसके द्वारा क्या था कि हमारे यहाँ जो लोग थे वो मतलब परेशान रहा करते थे। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, हमारा इंडिया जो है वो फ्रीडम हमको मिल चुकी है, फिर भी ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो अभी भी हैं, लेकिन थोड़े कम हो गई हैं। अब इनमें कैसे चेंजेस आए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमारा संविधान जो है बहुत सारे ऐसे उसके लिए उसने कानून बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। When the British Parliament decided to give independence to India, our leaders felt that we should have a constitution of our own to run the government of the country. अब आपको पता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत जो था वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। ब्रिटिश जो थे यहाँ पर रूल किए थे, बहुत सालों तक उन्होंने यहाँ रूल किया था। तो क्या था कि जब उन लोगों को ये लगा कि जब हमारे यहाँ के जो बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे होने लगे, आंदोलन हुए, जिनके द्वारा क्या था कि हम जो लीडर्स थे यहाँ के अब जो है वो पूरी तरीके से भारत को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगे। अब जो ब्रिटिश थे, जब उनको ये महसूस हुआ कि अब हम यहाँ पर इंडिया में और रूल नहीं कर सकते हैं, तब उन लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता देने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अब हम भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दें। तब हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारे कंट्री को इंडिया को चलाने के लिए भी हमें एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपने कंट्री को अच्छी प्रकार से चला सकें, ताकि फिर दोबारा कोई और यहाँ पर ना आए और यहाँ पर आकर के रूल कर सकें। ओके, अब ये नहीं कि फिर से कोई आए और हमें गुलाम बना सके। आगे देखो, इट वाज द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ May 16, 1946 दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्री इंडिया। अब देखिए, सबसे पहले अब आप ये सोचोगे कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, क्योंकि इन्होंने ही संविधान सभा बनाने का आइडिया दिया था। कब? मई 16, 1946 में, यानी कि 16 मई 1946 को इन्होंने ये आइडिया दिया था कि अब हमें जो है हम भारत को संविधान बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। तो ये जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान था, ये क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे। ठीक है, इंडिया पर ब्रिटिश का शासन था उस समय में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने यहाँ के 3 ऑफिसर्स को इंडिया में भेजा था। ठीक है, 3 ऑफिसर्स को यहाँ इंडिया में भेजा था। वो जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के 3 ऑफिसर्स जो थे वो क्या थे? ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। ब्रिटिश में वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पर थे। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर जो थे वही इंडिया में आए 3 लोग, और उन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के बारे में सोचा।
ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो लोग ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक, अब इन लोगों ने आइडिया दिया कि हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए। दिस असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन ऑन December 9, 1946 with डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट। अब देखिए क्या था कि जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन जो था, पहला अधिवेशन जो था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अच्छा, एक और चीज़ कि जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो प्लान था, वो ये लोग जो थे, जो 3 ऑफिसर्स थे, वो मार्च 1946 में आए थे। ठीक है, मार्च 1946 में यहाँ पर इंडिया में आए हुए थे, और जबकि ये कब हुआ था, मई 1946 में। ओके, तो देखिए इसका जो पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और किसकी अध्यक्षता में, इसके कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ओके, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट अ sovereign body till our country attained freedom. But when India became free on August 15, 1947, it became an independent body, and it adopted the role of the body which had to create the Constitution of Free India. Till then, it had to act as the Parliament of India. अच्छा, ये जो संविधान सभा जो थी, ये क्या था, जब तक कि हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिल गई, कब मिली थी, 15 अगस्त 1946। ठीक है, तो क्या था कि 15 अगस्त 1946 से पहले, जब तक कि हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो ये जो असेंबली थी, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी कि मतलब वो फ्री होकर के कोई भी कार्य कर सके। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे कंट्री को फ्रीडम मिला, वैसे ही क्या था, इसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हो गई, और तब तक जो है, जब तक कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ, तब तक ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय संसद के रूप में ये कार्य करती थी। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इसका मतलब संविधान सभा है। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स। अब देखिए, ये जो असेंबली थी, संविधान सभा जो थी, इसमें कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स, यानी कि 389 मेंबर्स जो थे वो इसमें टोटल लोग मिलकर के इस असेंबली को बनाया गया था। ईच मेंबर्स रिप्रेजेंटेड 1 मिलियन पीपल। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। क्या है कि ये जो इसके 389 जो मेंबर्स थे, उनमें प्रत्येक जो मेंबर था, जो वो एवरी मेंबर जो था, वो 10 लाख जो है कि पीपल्स को वो इंडिया के रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ये लोग जो थे वो कहाँ से थे, देखिए, दीज मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। क्या था कि ये जो मेंबर्स थे, ये जो 389 मेंबर्स जो थे, वो क्या था, ये जो 389 मेंबर्स थे वो हर स्टेट से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी कि प्रांतीय विधायिका, यानी कि हर प्रांत से चुन कर के आए हुए थे। अच्छा, अब देखिए कि उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, मान लो कि यूपी की बात करते हैं। यूपी में क्या है कि 80 लाख पीपल हैं। ठीक है, 80 लाख पीपल हैं, तो क्या है कि वो जो है 80 लाख, मान लो यहाँ पे जो पीपल हैं, तो वो क्या है कि वो वहाँ से 8 मेंबर्स को चुन करके यहाँ पर असेंबली में भेजेंगे। ठीक है, मान लो अगर हम गोवा की बात करते हैं, गोवा में तो वहाँ पे 10 लाख हैं, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख है, तो क्या है, वो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके इस असेंबली में भेज सकती थी। इसीलिए क्या था कि यहाँ पर 389 मेंबर्स हुए थे। ओके, इतने ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पर हो सके थे। ओके, दस इट वॉज अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब देखिए क्या था कि इसको हम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लोग थे, ये लोग क्या था, इन लोगों को कौन चुन करके यहाँ पे भेजा था, वहाँ की पॉपुलेशन चुन करके इनको भेजी थी। उनके विचारों को, उनकी बातों को ये यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने ये लोग यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, इसीलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहते हैं, ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। सेवरल सब कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड द फाइनल शेप वॉज गिवन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी हुज चेयरमैन वॉज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए, इसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी सब कमिटीज़ बनाई गई ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। इसके बाद फाइनली जो है एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी अध्यक्षता में क्या था, हमारा जो संविधान जो है वो पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज सबमिटेड ऑन November 5,
1948। अब देखिए क्या था कि जो इसका जो पूरी तरीके से जब संविधान बन गया तो इसको सबमिट किया गया 5 नवंबर 1948 में, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। और हमारा जो संविधान था उसको पूरी तरीके से अब स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में इसको पूरी तरीके से भारतीय संविधान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। Thus it took our constitution 2 years 11 months and 8 days to be framed। इस तरीके से क्या है कि हमारा जो संविधान था इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 8 दिन लगे थे टोटल। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन जनवरी 26, 1950। अब जो है इंडिया जो है पूरी तरीके से गणतंत्र राष्ट्र बन चुका था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। इसीलिए इस पूरे साल जो है हर साल हम क्या है प्रत्येक वर्ष जो है हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ओके। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिसॉल्व, मतलब होता है भंग कर देना, डिसॉल्व एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन फोर्स मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो हमारा जो संविधान सभा थी अब उसको डिसॉल्व कर दिया गया यानी भंग कर दिया गया एंड तो संविधान को लागू कर दिया गया। दस आवर कॉन्स्टिट्यूशन इस ट्रूली डेमोक्रेटिक। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र जिसको हम बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये मेंबर्स थे वो हर मेंबर जो है वो 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि उनके विचारों को वो रख रहा था कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो संविधान जो था वो सब लोगों ने मिल करके बनाया था पूरी तरीके से। इसको इसीलिए हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। We have an executive, a judiciary and a legislature to run the affairs of the government। अब देखिए जब हमारा संविधान बन गया तो हमारी गवर्नमेंट में 3 मेन बॉडीज़ थी बनाई गई। पहला था एग्जीक्यूटिव जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, सेकेंड है अ जुडिशरी जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं, एंड अ लेजिस्लेचर जिसको हम विधायिका बोलते हैं। टू रन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए इन तीनों का क्या कार्य था कि वो गवर्नमेंट के सारे मामलों को देखे, ठीक है, कि कैसे हमारी गवर्नमेंट चल रही है उनको देखने की, उनको चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं तीनों बॉडी के पास थी। अब देखिए द लेजिस्लेचर, इनके क्या वर्क थे। लेजिस्लेचर जो था वो सारे लॉज को, द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज फॉर अस, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स these laws while the judiciary decides all disputes according to these laws। जो लेजिस्लेचर था आपको मालूम है जितने भी पार्लियामेंट में यानी कि हमारे संसद में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, जितने बिल पास होते हैं वो क्या है, उसको लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। उसको जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है उसको एग्जीक्यूट करती है यानी कि उसको पारित करती है, उसको लागू करती है। और वाइल द जुडिशरी, जबकि जो जुडिशरी है यानी कि जो न्यायपालिका है वो ये देखने का कार्य करती है कि जितने भी रूल्स बने हैं उनको कोई तोड़ तो नहीं रहा है, उनको नियमों को कोई मतलब कि उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जुडिशरी की होती है। नेक्स्ट पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।